एक बार कह दिया था कि साहब कोर्ट का समय बढ़ाएं तो कैसा रहे, वैकेशन कम करे तो कैसा रहे, और पता नहीं मेरे ऊपर ऐसी आफत आ गई थी। ये वही समझ सकता है जिसने या तो जज का काम किया हो या जज की बीवी या जज का बच्चा हो, उसको पता लगता है कि भाई साहब कितनी ऐश कर रहे हैं। ये तो तब पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। ये कहना कि साहब आप छुट्टियां कम कर लो, मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक। चलिए, उनका व्यू है, हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो हाल अस्पताल का है वही अदालत का है। आप किसी अस्पताल में देखते ही होंगे कि डॉक्टर के चेंबर के आगे बहुत भीड़ है। हो सकता है कि डॉक्टर साहब काफी अच्छे हों, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ही कम हैं, जिसके कारण उन पर इतना दबाव है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भारत में क्रिटिकल केयर के लिए 50,000 डॉक्टर चाहिए, ताकि जान जाने की स्थिति में कम से कम डॉक्टरों की कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन भारत में सिर्फ 8,350 डॉक्टर हैं। क्या 50,000 डॉक्टरों की कमी ये 8,500 से भी कम डॉक्टर पूरी कर सकते हैं? तो हुई ना आपकी जिंदगी राम भरोसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 मरीजों पर 1 डॉक्टर है। इस हिसाब से भारत में 10,000 पर 10 डॉक्टर होने चाहिए, मगर हैं 7। ब्राजील और चीन में 10,000 पर 180 डॉक्टर हैं। यही कारण है कि आप कई साल से सुनते आ रहे हैं कि फला सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट 6 से 1 साल बाद मिलती है। जिसके पास पैसा है और आजकल बीमा है, उसे लगता है डॉक्टर तो चंद मिनटों में हाजिर कर लेगा। लेकिन आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर देखिए कि वहां क्या हाल है, कितनी भीड़ है। सितंबर 2015 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जारी की थी, जिसके अनुसार हर सरकारी अस्पताल कम से कम 61,000 मरीजों का इलाज करता है। 1833 लोगों पर 1 बिस्तर है और हर एक सरकारी डॉक्टर 11,000 लोगों का इलाज करता है। हम दुनिया के कई गरीब देशों से भी कम पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। किसी भी आप अदालत में जाइए, आपको लगेगा कि आप अस्पताल में आ गए। 10 लाख की आबादी पर भारत में जजों की संख्या मुश्किल से 15 है। जजों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि फैसला आते आते 20-30 साल लग जाते हैं। ना इलाज टाइम पर, ना इंसाफ टाइम पर। न्यायपालिका की दुनिया का एक जुमला घिसते घिसते इतना घिस गया है कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन बोलते सब हैं। आप भी जानते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी नाइंसाफी है। जब इतने ज्ञानी हैं ही सब कोई, तो बताइए कि उस नाइंसाफी की सजा किसे दी जाए? इंसाफ मांगने वाले को दी जाए या देने वालों को दी जाए? भारत में जजों की कमी का जिक्र कई चीफ जस्टिस पहले भी कर चुके हैं। 2003 में जयपुर में लोक अदालतों के सम्मेलन में बोलते हुए तब के भारत के चीफ जस्टिस वीएन खरे साहब ने कहा था कि अदालतों में बैकलॉग काफी लंबा होता जा रहा है, बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, जजों की संख्या कम है। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 135 जज हैं, भारत में 10 लाख की आबादी पर 13 जज हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका बहुत जरूरी है। आजकल देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत सारे टैबलेट बांटे जा रहे हैं, लेकिन यह कितना जरूरी है कि जहां 135 जज हैं ये 10 लाख पर, इस हिंदुस्तान में 13 से भी कम है। 2003 से भी पहले किसी ने कहा ही होगा, लेकिन ये 2016 आ गया है। आपको लगता है कि बीच के प्रधान न्यायाधीश इस मसले को भूल गए होंगे, लेकिन 2004 में भारत के तब के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने कहा था कि लंबित मुकदमों के लिए जजों की कमी को दोषी ठहराया जाता है। ट्रिब्यून ये बात सही नहीं है, उन्होंने जजों की कमी को दोषी ठहराया था। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस लाहौटी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वो निचली अदालतों पर नजर रखें ताकि मुकदमों की सुनवाई समय से होती रहे। आप सोच रहे हो कि 2003-2004 में चीफ जस्टिस ने जजों की कमी की बात की होगी तो सरकारें हरकत में आ गई होंगी। 5 साल बाद 2009 में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने 26 नवंबर को, तब जब राष्ट्रीय कानून दिवस नेशनल लॉ डे मनता था, उस मौके पर कहा था, या मनता ही होगा अब भी, कि 2008 में 1.8 करोड़ नए केस फाइल हुए थे, जिससे पता चलता है कि लोगों का न्यायपालिका में कितना विश्वास है। 14,000 जजों ने 1,70,00,000 मुकदमों को निपटा भी दिया। मतलब एक जज 1 साल में 1,200 मुकदमों को निपटा दिया। जजों की कमी और बुनियादी ढांचों की कमी के बाद भी यह काम करके दिखाया गया है। 2008 में भारतीय अदालतों में 4,80,00,000 की मुकदमों की सुनवाई हुई। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश की अदालत से कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने में कई साल लग जाते हैं। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा था कि जजों की इतनी कमी है कि एक जज को एक केस पर नजर डालने के लिए 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता है। क्या आपको डर नहीं लगता? डॉक्टर के पास लाइन, जज के पास लाइन, बिल्डर के पास भी लाइन, वहां भी लोगों को फ्लैट मिलने में 4 साल की देरी का सामना करना पड़ रहा है। 25 मिनट एक केस के लिए। अभी रुकी, औसत आगे चल के घटेगा।
जज साहब कंप्यूटर से भी तेज काम करते होंगे। यह सब सोचते विचारते विचारते 2016 आ गया। रविवार का दिन था, मौका था एनुअल चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस का। वहां पर भारत के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश वही बात दोहराते हैं जो उनके पूर्व के प्रधान न्यायाधीश कह गए। अंग्रेजी में है, लेकिन सुनिए, हम अनुवाद भी उपलब्ध करा दे रहे हैं। संक्षेप में सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कमीशन रेकमेंड्स taking either as a measure it can safely be estimated on the conservative side that you would need a minimum increase in the judge strength from present 7,675 to 40,357, increasing the ratio of judges per million of population from 10 to 50. In 1987, the Law Commission, which is the Government of India Law Commission, not a private body, recommends 40,000 judges in the country. Then comes, of course, inaction on the part of the governments. The increase does not take place. So the Supreme Court on judicial side takes up this issue. In All India Judges Association case in 2002, 15 years later, the court says, Mr. F.S. Nariman has drawn our attention to yet another important aspect with regard to dispensation of justice, namely the huge backlog of undecided cases. सबको लगा कि चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने कोई नई बात कही है। सबका ध्यान उनके रोने पर चला गया, मगर यह सोचना चाहिए था कि वे किसके लिए रो रहे हैं। वैसे जजों का को रोना नहीं चाहिए, इस पर भी एक विवाद हो गया। लेकिन जो 38 साल से इस कोर्ट से उस कोर्ट तक घूमता रहा हो इंसाफ के लिए, क्या आप उसे भी कहेंगे कि रोना नहीं चाहिए था? दिल्ली से आगरा 210 किलोमीटर दूर है और आगरा से रामनारायण का गांव 50 किलोमीटर दूर। 38 साल तक मुकदमा लड़ते लड़ते रामनारायण के मकान की ये हालत हो गई है, जैसे किसी भूकंप में यही एक मकान बच गया हो। फैसला हक में तो आया, मगर इतनी देर में आया कि रामनारायण कपार पर हाथ धरे बैठे रहे। 1976 में 16 साल के थे जब हत्या के एक मामले में आरोपी बने। केस किया कि वो नाबालिग हैं। सत्र न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग नहीं है। 38 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो नाबालिग थे, उन्हें उम्र कैद की गलत सजा दी गई। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। एक मैगजिम है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यहां भी यही सिचुएशन है। 38 साल बाद ये किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया कि जुवेनाइल है, उसके राइट तो सारे के सारे खत्म हो गए। वो तो उसने तो 12 साढ़े 12 साल वहां काट लिया ना। तो उसने जो जेल में काटा, जो उसको नहीं काटना चाहिए था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, वो बेशक मेजर हो जाता ट्रायल के दौरान, तो भी उसको जेल की सजा नहीं हो सकती थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बहुत सीधा सा प्रोविजन है कि सजा देते वक्त यदि वो जुवेनाइल है तो उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा, अन्यथा, और उसका भी मैक्सिमम पीरियड है, 3 साल से ज्यादा उसको नहीं भेजा जा सकता। रामनारायण का सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 12 साल जेल में रहना पड़ा, जिससे बच्चे पढ़ लिख नहीं सके। कई तरह के रोग के शिकार हो गए। गनीमत है कि रामनारायण की सरकारी अपील सुन ली गई और लीगल एड की मदद से वो जीत गए। कहते हैं कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आजीवन की सजा सुनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट ने भी सुनाई आजीवन, और मुझे 12.25 साल जेल में लगातार बिताने पड़े, जिसमें मेरा परिवार का और मेरा जो है बहुत बड़ा सारे जीवन का और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। फिर राहत कैसे मिली? रात मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अपील की गुहार लगाई। मैंने कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सरकारी अपील में इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि जिससे कि मैं प्राइवेट अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकूं। मैंने सरकारी अपील जेल अधीक्षक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई
उसमें मेरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुझे संतोष कुमार त्रिपाठी वकील साहब मिले थे। उन्होंने मेरा मुकदमा वहाँ पर लड़ा। तो क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट? उसमें मुझे बिल्कुल बरी कर दिया। 21 दिसंबर 1976 की घटना से 6 महीने पहले राम नारायण की शादी हुई थी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद और 8 जनवरी 2004 को सजा होने तक राम नारायण 3 बेटों और 1 बेटी के पिता बन गए थे। 12 साल 8 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 अगस्त 2015 को रिहा हुए। तब तक दुनिया बदल चुकी थी। मंझला बेटा फौज में है, 2 बेटे गांव में खेती कर रहे हैं। आदमी मेरा जेल चला गया, 12 साल पीछे जेल से निकले हैं। लड़के मैंने ऐसे तैसे पाले, पोषण किया, कोई सहारा देने वाला नहीं था। रो रो के मैंने 12 साल, मुझे मालूम है, रो रो के मैंने काटी थी। लाखों लोग राम नारायण की तरह कचहरी का खर्चा नहीं उठा पाते। तारीख लगती रहती है और उनकी जिंदगी की तारीख मिटती रहती है। इस इंसाफ पर कोई रोने वाला नहीं। जजों की संख्या में कमी की बात अगर किसी को शौकिया लगती हो तो वो ऐसे लोगों के रोने और चीफ जस्टिस के भावुक होने के बीच चुनाव कर सकता है। टेलीविजन का माध्यम काफी भागता दौड़ता माध्यम है और इस माध्यम में कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो उसे सुनने की कितनी सब्र आपके भीतर बची है मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न्यायपालिका के हर स्तर पर जजों की कमी को लेकर भावुक नहीं थे, आक्रामक थे, बल्कि कहते जा रहे थे कि हमने हर स्तर पर चर्चा की है कि निचली अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमने इस पर चर्चा की और सहमत हुए कि सुबह और शाम की अदालतों को शुरू करना होगा और इसके लिए सेवानिवृत्त जजों की मदद ली जानी चाहिए। 10 साल से जेलों में बंद अंडर ट्रायल के लिए विशेष कुछ करना चाहिए। हमने हर स्तर पर चर्चा की और हम सब आपस में सहमत भी हुए कि निचली अदालतों, हाई कोर्ट में कोई भी केस 5 साल से ज्यादा पुराना न रहे। वो कहते जा रहे थे कि हम इस बात के लिए उस बात के लिए चर्चा कर चुके हैं, सहमत हो चुके हैं, इस पर भी कर चुके हैं कि 14वें वित्त आयोग के तहत जो तमाम ग्रांट हमें मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वो कहते चले गए कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप वकील नहीं हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप जानेंगे कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत 8 जजों से हुई, तब मात्र 1215 केस थे। हमने एक जज पर 100 मुकदमों से अपनी शुरुआत की। एक दशक के भीतर जजों की संख्या 14 हुई और केस हो गए 3247। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में 26 जज हो गए और केस की संख्या हो गई 27881। इस वक्त हमारी क्षमता 31 है और मुकदमों की संख्या हो गई है 77151। 2014 तक 31 जजों के ऊपर लंबित मुकदमों की संख्या 81,583 थी, जिसे हमने कम करके दिखाया है, 60,260 पर ला दिया है। यह कम करके उन्होंने दिखाया है। सिर्फ वो रोना रोकर नहीं गया, यह भी बताया कि इसी क्षमता में उन्होंने 20,000 मुकदमों की सुनवाई ज्यादा की है, कम किया है। चीफ जस्टिस ने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया ताकि लोगों का ध्यान जजों की कमी पर जाए। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी के बाद भी लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हाई कोर्ट में 38,68,000 मुकदमे लंबित हैं। 434 जजों की वैकेंसी भरी जानी चाहिए, जिसकी सूची दी गई है। I remember when I was in 5th standard or 6th standard, there used to be a paper of arithmetics. वो पूछते थे सवाल कि अगर एक सड़क पांच आदमी 10 दिन में बनाते हैं, तो वही सड़क अगर एक दिन में बनानी हो तो कितने आदमी चाहिए? And the answer used to be 50 आदमी चाहिए। अठतीस लाख 68,000 केस को निपटाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने जज चाहिए? ये बात हम क्यों नहीं समझते?
ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो सब्र है, जो उनकी भावुकता है, वो शायद उनकी अपनी नहीं है, उन तमाम लोगों की भी हो सकती है जो एक फैसले के इंतजार में 40 साल 50 साल इन अदालतों के चक्कर में लगा देते हैं। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि जजों की संख्या के अलावा केस के न सुलझने के अन्य कारण भी हैं। पुलिस पर्याप्त ना हो, जांच एजेंसी के पास क्षमताएं पर्याप्त ना हो, ये सब भी कारण है। और ये सोचिए कि क्यों सरकारें आपको इंसाफ से दूर रखती हैं। कोई भी, पिछली सरकार भी जो चली आ रही है, वो सरकार भी, राज्य सरकारें भी। 5वीं पास को समझाने के अंदाज में चीफ जस्टिस ने समझा तो दिया, लेकिन किसी का ध्यान उस आदमी की तरफ नहीं गया जिसे जजों की कमी का शिकार होना होता है। देश भर में आप देखेंगे, आप गूगल सर्च कीजिए तो न्यायपालिका के मुद्दों को लेकर तरह तरह के हाई प्रोफाइल सम्मेलन होते रहते हैं, जिसमें कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री, तो कभी चीफ जस्टिस, कभी पटना, शिमला, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, घूमते रहते हैं चारों तरफ। हर सम्मेलन में ऐसी बात कही जा रही है, मगर 1.5 दशक से कही जा रही है, फिर भी पर्याप्त सुधार नहीं हुए। इसी मार्च महीने में खुद प्रधानमंत्री ने पटना हाईकोर्ट की स्थापना के शताब्दी समारोह में लंबित मुकदमों को लेकर चिंता जाहिर की थी। पटना में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी एक सलाह है और यह आइडिया मुझे अभी अभी आया है कि हमारी अदालतों को हर साल एक बुलेटिन लेकर आनी चाहिए जिसमें सबसे पुराने मुकदमों को हाईलाइट किया गया हो। कुछ 40 साल भी हो सकते हैं, कुछ 50 साल के भी हो सकते हैं। इससे लोगों में एक संवेदनशीलता जागेगी कि कितने सारे मुकदमे हैं जो लंबित हैं। इससे एक माहौल बनेगा कि कैसे इन बाकी मुकदमों का हल निकाला जाए। लंबित मुकदमों की जानकारी के प्रति माहौल तो दशकों से बन रहा है। आए दिन अखबारों में रिपोर्ट आती रहती है, सम्मेलनों में चर्चा होती रहती है। सवाल है कि जजों की नियुक्ति या संख्या बढ़ेगी या नहीं, या सिर्फ संवेदनशीलता या जागरूकता से इसमें सुधार आ जाएगा। 26 अक्टूबर 2009 के हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तब के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि सभी लंबित मुकदमों को 30 नवंबर 2009 तक नेशनल ग्रिड पर डाल दिया जाएगा। नेशनल डेटा ग्रिड पर लंबित मुकदमों का पूरा आंकड़ा मौजूद है। अगर आप NJDG टाइप करेंगे, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के नाम से, तो सर्च करेंगे तो एक पूरा पन्ना खुलेगा जिस पर आज के समय तक के सारे मुकदमों की सूची मिल जाएगी। हमने सोमवार शाम तक का डेटा देखा तो 10 सालों से अधिक लंबित मुकदमों की संख्या इस वक्त भारत में 22,58,441 है। 5 से 10 साल के बीच में लंबित मुकदमों की संख्या है 38,28,000। जाहिर है लंबित मुकदमों के बारे में जानने का जरिया हमारे पास पहले से उपलब्ध था। नेशनल डेटा ग्रिड के अलावा ई कोर्ट की साइट पर जाकर आप पूरे देश की तमाम अदालतों के मुकदमों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। नेशनल ग्रिड हो या ई कोर्ट की जानकारी हो, इसके लिए है सारा। लेकिन क्या ये सुविधाएं जजों की कमी को पूरी कर सकती हैं, उनका विकल्प बन सकती हैं? चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि उपाय यही है कि जजों की संख्या बढ़ाइए। जो नाम हमने भेज रखे हैं उन्हें मंजूर करने में 2-2 महीना का वक्त मत लगाइए। कोई आपत्ति है उन नामों में तो सीधे हमसे बात कीजिए। क्या पता दोनों के बीच बात ही ना हो रही हो, तभी उन्हें कहना पड़ रहा है कि सीधे हमसे बात कीजिए, क्योंकि जजों को नियुक्त करने वाले कोलेजियम ने लंबी प्रक्रिया के तहत नामों को फाइनल किया है। 2010 में केंद्र ने तय किया था कि एक राष्ट्रीय नेशनल लिटिगेशन नीति लाई जाएगी, जिसके तहत राज्यों को अपने सरकारी मुकदमों की संख्या कम करनी थी। लेकिन 2015 तक की अंतिम सूचना के हिसाब से, और मुझे अभी तक इसके बारे में मुझे ठीक से सूचना नहीं है, ये इस लिटिगेशन पॉलिसी पर शायद अभी कैबिनेट पर ही विचार चल रहा है, कैबिनेट में ही है। इसी मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि इंसाफ में देरी ना इंसाफी, वही जस्टिस डिलेड वाला, वही जिसको आता है यही एक लाइन से शुरू करता है, इसी पे खत्म कर देता है। जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए और खाली पदों को जल्दी भरना चाहिए। हम भी जानना, अब ये आशीष भार्गव ने चीफ जस्टिस से बातचीत की है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों मौजूद थे, और मैंने जो बात अपनी तरफ से कहनी थी, अपने चीफ जस्टिस की तरफ से कहनी थी, वो साफ साफ रख दी है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको जल्दी किया जाए, प्रोसीजर को जल्दी निपटाया जाए, और हमें जजेस दिए जाएं ताकि लोग जो हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र न करें, उन्हें इंसाफ मिले। मुझे तो इतने जब कोई PIL आती है इस तरीके की, हम अक्सर सुनते हैं कि आप कोर्ट में उनको यही उदाहरण देते हैं कि लोग सालों साल जेल में पड़े हैं, उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आप ये फालतू चीज़ें लेके क्यों आते हैं कोर्ट में? तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में काफ़ी दिनों से था, जो आज ये चीज़ सामने निकल के आए है। वो देखिए, PILs भी कई दफ़ा अच्छा अपना पर्पज़ सर्व करती हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसी PILs होती हैं जो
नहीं फाइल हों तो अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में लोगों को सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्द फैसला हो सके किए करें। तो मैं समझता हूँ कि एक ऑल राउंड कोशिश होनी चाहिए जो कर रहे हैं हम। और हुकूमत से भी हमने गुजारिश की है, उनको कहा है कि साहब आप भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सहयोग के बगैर नहीं हो सकती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जल्दी हो और जजों की तादाद बढ़े। ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें हुकूमत का रोल है, और अगर वो अपना रोल नहीं अदा करते तो उसमें फिर हम काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। आज आपने एक बार सबको 5वीं क्लास में पहुंचा दिया एक फॉर्मूला बताकर, उसके पीछे आप क्या समझाना चाहते थे? क्या नहीं, मैं समझाना चाहता था कि अगर एक काम जो है एक ख़ास तादाद से नहीं हो सकता और उसे जल्दी करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि साहब और उस पर और काम पे और आदमी लगा दीजिए, उसके अलावा और कोई नहीं। बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर इस देश में 3 करोड़ केस हैं और 20,000 जज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो साबित नहीं हो रहे, काफ़ी साबित नहीं हो रहे, तो फिर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो वो जजेस की तादाद बढ़ा दीजिए। और मैं ही नहीं कह रहा, ये तो लॉ कमीशन ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अल्तमस कबीर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया है कि साहब हम मानते हैं, असूली तौर पे हम मानते हैं कि साहब जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। तब भी नहीं बढ़ती। आप जरा ध्यान से सुनिए कि अगर कोई मुकदमा 20 साल किसी को लड़ना पड़े तो कौन लड़ सकता है? जाहिर है जो अमीर है या इसके पास इतना पैसा है कि बिकते बिकते गरीब होने में 20 साल लग जाए, गरीब तो लड़ नहीं सकता है। तो ये इंसाफ की व्यवस्था है इस देश में। बड़े बड़े भावुक भाषण दे दिए जाते हैं लेकिन इन बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं जाता है। हम भी जानना चाहते थे कि जज वाकई काम कितना करते हैं, तो हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने अपने स्तर पर पता कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कितना काम करना पड़ता है, वो हम आपको बताते हैं। कुछ डिटेल में गलती भी हो सकती है, काश कि हम किसी जज की पूरी दिनचर्या को कैमरे से शूट करते और आपको दिखा पाते। मुझे तो सुनकर यकीन नहीं हुआ कि जज साहब काम के अलावा कोई काम ही नहीं कर पाते। सांस कैसे लेते होंगे, इसके लिए किसी को जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। खैर, आशीष ने बताया कि एक जज को रोजाना 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। सुबह 10 से 4 बजे तक वो कोर्ट में रहते हैं साहब, इसके बाद घर जाकर 1.5 घंटे आराम कर पाते हैं, फिर अगले दिन के मुकदमों की तैयारी में शाम को जुट जाते हैं। हर मुकदमे की फाइल देखनी होती है, कोई फाइल 100 पेज की हो सकती है तो कोई 50 पेज की, कोई उससे भी ज्यादा। इसके बीच फैसला भी डिक्टेट कराना होता है। 11:30 बजे तक सोने जाते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं। जजों को टहलना अच्छा लगता है, चलने का यही एक मौका होता है तो चल टहल लेते हैं। टहलने के बाद सुबह 7 से 8:30 बजे तक फिर केस की तैयारी में लग जाते हैं। 9:30 बजे के आसपास कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कई जज शनिवार और रविवार के दिन भी देर रात तक काम करते हैं। मुकदमों को दाखिल करना, दाखिल हुए मुकदमों को सुनना, फैसले लिखने के अलावा उनके अन्य प्रशासनिक काम भी होते हैं। उनकी पूरी क्षमता इस बात पर आकी जाती है कि कितनी तेजी से वे केस को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फैसला लिख देते हैं। निचली अदालतों के जजों का प्रमोशन तो इन बातों पर भी टिका होता है कि कितने केस को निपटाया है उन्होंने। क्या कोई जज एक दिन में 50 फाइलें पढ़ सकता है? मोटी मोटी फाइलें जिनका संबंध लोगों की जिंदगी से हो। सुबह 7 से रात के 11 बजे तक जज काम करते हैं, फिर छुट्टी के दिन भी। तो क्या यह ठीक है कि उनकी छुट्टी पर नजर डाली जाए? चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा कि हम सिर्फ मनाली नहीं जाते हैं। जो संवैधानिक पीठ के जज होते हैं वे अपने फैसले लिख रहे होते हैं। अगर एक पक्ष तैयार है तो दूसरा पक्ष तैयार नहीं होता। बार से पूछते हैं कि क्या वो तैयार हैं। 3 हफ्ते की छुट्टी होती है। इस दौरान भी कुछ जज मुकदमों को सुनते हैं। वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सबको चिट्ठी लिखने वाली है कि छुट्टियों को कम किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या छुट्टी समाप्त कर देने से जजों की संख्या की जरूरत समाप्त हो जाएगी? 40,000 जज चाहिए, 8,000 के करीब जज हैं। क्या इस कमी को 3 या 4 हफ्ते की छुट्टी घटाकर आप पूरी कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि कोई जज एक दिन में 20 मुकदमों की फाइल देख ले? उसे दोनों पक्षों को सुनना होता है, कानून भी पढ़ना होता है और कानून का एक व्याख्या भी देनी पड़ती है। इस बीच मुझे एक और ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे जज साहब बात बात में शेक्सपियर को कोट कर देते हैं। अब जाके समझ में आया कि वो शेक्सपियर को ही क्यों कोट करते हैं, क्योंकि दूसरी किसी किताब को पढ़ने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला होगा। जबलपुर से संजीव चौधरी की ये रिपोर्ट। मेरे चलते तो बनता नहीं, कमीशन में गवाही होना है। वो गवाही के लिए पहले कटारे थे, कटारे का ट्रांसफर हो गया,
अब दूसरे जो भी आए। 1966 का केस 2016 में भी लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते सोहनलाल खंडेलवाल की उम्र 78 साल की हो गई है। 28 साल के नौजवान रहे होंगे तब, आज 78 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। हर साल तारीख बदलती है और हर साल ये एक और साल बुजुर्ग हो जाते हैं। कोर्ट भी बदलती रही, कई जज बदल गए, मगर फैसला नहीं आया। 1902 में इस मकान को उनके पिता ने खरीदा था। पिता अपनी पत्नी गुलाबबाई के नाम कर गए। बेटा अपनी मां के मकान को किराएदार से खाली कराने के लिए केस लड़ता लड़ता दादा बन गया। भाई किराएदार से हमें खाली कराना था, उसको बोला नहीं, खाली किया तो नोटिस दिया, उसने बोल दिया इनका मकान ही नहीं है, दूसरे का है। उसने वो पहले कोई पुराने जमाने में कोई डिग्री फिग्री हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, फिर वो खत्म भी होगी डिग्री, उसका कब्जा भी नहीं मिला था, वो डिग्री की मतलब वो टाइम वाइड भी हो गई। सोहनलाल की जिद है कि मकान खाली कराकर रहेंगे। जबलपुर के मिलोनीगंज के इस मकान को खाली कराने की सनक न होती तो उनकी फाइल इतनी मोटी न हो गई होती। सोहनलाल का कहना है कि 1962 में जो किराएदार आया वो गया ही नहीं। अब उसकी भी पीढ़ियां कथित रूप से कब्जे की इस दुकान में धंधा जमाए बैठी हैं। लंबी लड़ाई के बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसके मालिक सोहनलाल ही हैं, लेकिन वो मकान खाली नहीं करवा सके। इसके लिए उन्हें फिर से निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद वो पिछले 7 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 साल से गवाही का इंतजार हो रहा है। अब हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुके पहले, और उसके बाद फिर 2007 से फिर शुरू किया, जब नहीं निपटा तो 2007 से अभी चल रहा है। अब ये गवाही के हमारी गवाही होना थी, तो क्या है कि हमको चलते बनता नहीं, तो कमीशन में गवाही होना है। तो गवाही पैसा जमा कर दिए, सब हो गया, सब कुछ हो गया कंप्लीट, लेकिन वो गवाही नहीं हो पा रही। मकान अपना है ये साबित करने के लिए 1966 से 2009 तक मुकदमा लड़े। अपना मकान खाली कराना है, इसके लिए 2009 से 2016 तक मुकदमा लड़ ही रहे हैं। जितने का मकान नहीं है उससे ज्यादा अदालती लड़ाई पर खर्च हो चुका है। इस उम्मीद में कि उनकी 5वीं पीढ़ी को उनके पुरखों का मकान मिल जाएगा। सोहनलाल तो जबलपुर में ही रहते हैं, लेकिन सिंगरौली जिले से किसी को आना हुआ तो उसे 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबलपुर हाईकोर्ट के 2 बेंच हैं, इंदौर और ग्वालियर। हाल ही में 9 अप्रैल को यहाँ 9 जजों ने शपथ ली थी। जबलपुर हाईकोर्ट में जजों के लिए 55 स्वीकृत पद हैं, लेकिन कार्यरत हैं 38 जज ही। 1 जनवरी 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट में सिविल और क्रिमिनल केस की संख्या 2,73,000 है। अगर आप इसे 38 जजों में बंटवारा करेंगे तो एक जज के हिस्से में 7,184 केस आएंगे। अगर जज साहब बिना छुट्टी पूरे साल हर दिन काम करें तो रोज 20 केस सुनने होंगे। क्या ये मुमकिन है? शनिवार और रविवार की तमाम छुट्टियों को निकाल दें तो एक दिन के हिसाब से जजों के ऊपर काम का बोझ काफी बढ़ जाता है। जज तो जज, वकीलों के पास भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में 2000 के करीब वकील काम करते होंगे, लेकिन सिर्फ 35 चेंबर ही बने हैं। 400 टेबल लगाकर रखी गई हैं। हाल ही में जब यहाँ के चीफ जस्टिस ने एक नई रोस्टर प्रणाली बनाई तो वकीलों को पसंद नहीं आया। नई प्रणाली के अनुसार कोई भी मुकदमा कंप्यूटर से ही लिस्टेड होगा। जो अर्जेंट मामला होगा उसे चीफ जस्टिस सुनेंगे। वकीलों ने ये कहकर विरोध किया कि बहुत से अर्जेंट मैटर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में नहीं आ सकते। हमने जबलपुर में रह रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व चीफ जस्टिस गुलाब गुप्ता से बात की। अभी पिछले हफ्ते 11 न्यायाधीश यहाँ पे हुए, उनकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं हुई, उनको कहीं मौका तो नहीं मिला कि जा करके देखेंगे कैसे का। यहीं पे हाई कोर्ट में बेचारे खुद काम करते थे, अब वही फैसला करेंगे। सर तो क्या इनके लिए कोई ट्रेनिंग कॉलेज है? नहीं है। मास्टरों के लिए बीएड का कोर्स चलता है, जजेस के लिए कौन सा कोर्स है? तो सर इस कारण से क्या गति जो है वो धीमी पड़ती है? धीमी पड़ती नहीं, ज्ञान की कमी पड़ती है। अब देखिए जैसे सिविल जज, न्यायाधीश वहीं से शुरू होते हैं। अब वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसको बोल दीजिए,
तो मजिस्ट्रेट लोगों को हम लोगों ने कोशिश करके यहाँ पर एक एकेडमी बना रखी छोटी सी। जी। अब वो यदि आ जाएंगे सब ट्रेनिंग लेने तो सब खाली हो जाएगा। और तो कभी 2-4 साल में उनको मौका आता है तो थोड़े से 10-20 लोगों को 10 दिन के लिए बुलवा लेते हैं। ये ट्रेनिंग थोड़ी हुई, ये तो घूमने फिरने का मौका सा हो गया। तो न्याय के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में सभी स्तरों की अदालतों में लाखों मुकदमे लंबित हैं। 1999 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्टाम्प शुल्क का मात्र 0.02% ही न्याय व्यवस्था की सुविधाओं पर खर्च होता है, जबकि स्टाम्प शुल्क का पूरा पैसा न्याय व्यवस्था में सुधार पर खर्च हो सकता है। राज्य सरकार के पास न्यायिक ढांचे के विकास के लिए कितना फंड होता है, यह भी एक सवाल है। जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अलग से न्यायपालिका के लिए कोई फंड नहीं है, कोई बजट नहीं है। चीफ जस्टिस ने बताया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, सबको मिलाकर एक साल में 81 केसों में फैसला देना होता है। वहां कितनी छुट्टी होती होगी, किस तरह से काम करते होंगे। भारत में एक जज औसत 2600 मुकदमों को सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, फैसला देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बाहर से जज आते हैं हिंदुस्तान तो हमें देखकर हैरान हो जाते हैं। 7 अप्रैल को प्रदीप ठाकुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, उनकी एक रिपोर्ट है कि एक अध्ययन के अनुसार हाई कोर्ट के जज के पास एक मुकदमे के लिए बस 5 या 6 मिनट ही होते हैं। पहली बार ऐसा अध्ययन कराया गया है। जो सबसे व्यस्त जज हैं, यानी जिसके पास बहुत केस हैं, उनके पास एक केस को सुनने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट है। सुनते रहिएगा। जो सबसे कम व्यस्त हैं, उनके पास मात्र 15 से 16 मिनट है। 5 से 6 मिनट में उन्हें फैसला देना होता है। बेंगलुरु की एक संस्था है दक्ष, उसने यह अध्ययन किया है। मिसाल के तौर पे ये उसी अध्ययन का हिस्सा है कि कोलकाता हाई कोर्ट हर दिन एक जज के पास वहां पर 163 मुकदमे सुनवाई के लिए आते हैं। एक केस के लिए 2 मिनट जितना ही समय होता है एक जज के पास। पटना, हैदराबाद, झारखंड, राजस्थान के जजों के पास हर दिन एक केस के लिए 2 से 3 मिनट। क्या 1 अरब 25 करोड़ की आबादी के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालयों के 619 जज पर्याप्त हैं? किसी को भी लगेगा कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। आप सोचिए कि आपके साथ कौन मजाक कर रहा है। आखिर सरकारों ने जजों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? सरकारों ने अदालतों में सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई गई? आपको इंसाफ से कौन दूर रख रहा है? एक आदमी अदालतों में 40-40 साल फैसले के लिए इंतजार करता है। उसके फैसले के लिए किसी जज के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त। उसका इंतजार फैसले के लिए कम होता है। 30-40 साल में जज साहब का 2 मिनट मिल जाए, उसके लिए वो इंतजार करता है। क्या इसका समाधान मुकदमों की सूची बना देने से, रोस्टर बना देने से होगा या जजों की संख्या बढ़ाने से? ये सवाल बहुत आसान है, जवाब आप खुद दीजिए। इलाहाबाद से नितिन ने कुछ लोगों से बात की है कि उन्हें किन किन दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। सुनिए। मुकदमा बार-बार हम लोग बार-बार जनता यहाँ आती है, परेशान होती है सर। तो कम से कम मुकदमा जल्दी से जल्दी निस्तारण हो तो कम से कम जनता परेशान ना हो। और जब हम लोग आते हैं बार-बार इसी तरीके परेशान होते हैं। गिरी जी 2 साल में ही परेशान हो गए हैं, जबकि इस इलाहाबाद में ये रोज ऐसे 50 लोगों से मिलते होंगे जिनके मामले यहाँ के हाईकोर्ट में बरसों से चल रहे हैं और पता नहीं है कि कब तक चलेंगे। अगर छुट्टी का दिन न हो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रोज ऐसी ही भीड़ जुटती है। कुछ लोग नसीब वाले होते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग तो निराश ही घर लौट पाते हैं। कुल मिलाकर इस भीषण गर्मी में पानी से प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन न्याय की आस ही रह जाती है। बरेली के राजेंद्र कुमार मजदूरी करते हैं। हत्या के एक मामले में सुनवाई के लिए अपने बेटे के साथ आते हैं, लौट जाते हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ है। 2001 में बरेली की अदालत में मामला शुरू हुआ। 2004 में फैसला आया तो उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर दी, लेकिन इतने साल बाद भी मामला लिस्ट तक नहीं हुआ है। 2004 में सजा पड़ गई है, फिर वो अपील नहीं हो, वो खारिज हो गई एक बार तो। अब फिर आज तारीख ही आज फिर नहीं हुई। वैसे सजा हो गई है, 6 महीने से अंदर हैं। इसी तरह से बदायूं के अमर सिंह 18 साल से लड़ रहे हैं। कत्ल का केस है, आते हैं चले जाते हैं और मामला है कि रबड़ की तरह खिंचता ही जा रहा है। सजा हो गई है, 6 महीने से अंदर हैं। अपील के लिए बैठे हैं कि अपील हो जाए। हरियाणा के राजवीर की कहानी भी अलग नहीं है। उनका कहना है कि वो मथुरा में एक झूठे मामले में फंसा दिए गए।
उनके खिलाफ एनडीपीएस का केस लगा दिया गया। कई सालों से इलाहाबाद आ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन अब तक सिर्फ आस है। बालक बच्चे परिवार समेत थे जो एनडीपीएस का फोटो डाल दिया पुलिस वालों ने पकड़ के, अपने खाने कमाने के लिए आदमी जा रहा था। औरैया के अशोक कुमार तिवारी अमीन थे। इनको प्रमोशन नहीं मिला बल्कि जूनियर लोगों को दे दिया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। ऑफिस ने सस्पेंड कर दिया। 2009 से मामला चल रहा है। रात दिन की भागदौड़ के बाद आज फैसला तो आ गया, लेकिन पता नहीं है कि उसमें क्या है। कि जब हमारी जूनियर वालों की नियुक्ति हो गई और सीनियर छोड़ दिया गया, इसलिए जबरन मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ब्लैक लिस्ट कर दो, ब्लैक लिस्ट कर दो, ने मतलब ये नेतागिरी कर। इलाहाबाद हाईकोर्ट आने वाले हर फरियादी को जज साहब के सामने पहुंचने से पहले हर वकील में एक आशा नजर आती है। वकील आस बंधाते हैं, मुकदमा जिताने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें वो भी अपने को मजबूर पाते हैं। इसका जो मुख्य पेंडेंसी का मुख्य कारण ये है कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जितने जजेस होने चाहिए उतने जजेस यहाँ अवेलेबल नहीं। अदालतों में मामले इतने समय तक लटकते हैं, इसके बारे में रिटायर्ड जज भी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जो न्यायपालिका है इसके सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है ये लंबित मुकदमे की। ये सालों गुजर जाते हैं, मुकदमे तय नहीं होते, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती जो है ये न्यायपालिका की छवि की है। न्यायपालिका की वो छवि नहीं रही जो आज से 50 साल पहले है। इस छवि को सुधारना, मुकदमे होती हुई देरी को दूर करना मेरे विचार से सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अदालतों पर बोझ है, जजों पर बोझ है, मामले तो लटकेंगे ही। जजों की संख्या बढ़ाने और हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग समय समय पर होती रहती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह मामला राजनीति में फंसकर रह जाता है। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ये तस्वीर देखिए, ये पिछले हफ्ते की है, दिल्ली के कोटला मैदान की। चीफ जस्टिस 11 और बार एसोसिएशन के वकीलों के बीच मैच हुआ था। हमारे सारे बुजुर्ग जज लोग क्या बढ़िया आईपीएल के अंदाज में पीआईएल, हालांकि आईपीएल पे सुन रहे हैं लेकिन खुद आईपीएल जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं और जजों ने हरा दिया वकीलों को। मैं यही सोच रहा हूं कि जब उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं तो क्रिकेट खेलने का अभ्यास कहां से आ गया। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया है वो सवाल ज्यादा गंभीर है कि आपको इंसाफ से कौन वंचित कर रहा है। क्या इसीलिए भावुक मुद्दे आपके पास घुमा फिरा के हर चुनाव में लाए जाते हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे कहीं का चुनाव हो। अभी बंगाल में भी वही सब भावुक मुद्दे चल रहे हैं, असली मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। क्या आपको ये तस्वीर नहीं दिखती? तो ब्रेक ले लीजिए, आता हूं फिर। दिल्ली के नजदीक दादरी इलाके में सोमवार सुबह बदमाशों के साथ मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा मोहम्मद अख्तर की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि गोली मुठभेड़ में लगी और बदमाशों ने मारी, लेकिन मोहम्मद अख्तर के घर वालों का कहना है कि वो पुलिस की गोली से मारे गए। गोली लगने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद तक पुलिस वालों ने अपने साथी का शव नहीं उठाया। यह भी सुनने को मिल रहा है कि जब मुठभेड़ हो रही थी तब बाकी सिपाही अपने दारोगा को छोड़कर भाग गए। ये विचित्र स्थिति है। पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जांच करेंगे और इस मामले में दादरी के एसएचओ होम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहम्मद अख्तर के परिवार वालों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। मुकेश सिंह सिंगर घटनास्थल से बता रहे हैं कि उस वक्त क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या हुआ है। दादरी में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जो यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर थे वो शहीद हो गए हैं। जहां पर मुठभेड़ हुई मैं ठीक उसी जगह पर हूं और आपको दिखाऊं कि ये जो घर है फुरकान सिद्दीकी का, इसी घर में बदमाश छुपे हुए थे और पुलिस को सुबह जानकारी मिली कि बदमाश यहां छुपे हुए हैं और उसी जानकारी पर पुलिस यहां पर आई और आते ही जो बदमाश थे उन्होंने घर के अंदर से फायरिंग की। इस फायरिंग में जो मोहम्मद अख्तर जो अपने 11 लोगों के साथ यहां पर आए थे उनके गर्दन में गोली लग गई और आप देखें कि गोली यहां से मारी गई और गर्दन में गोली लगने के बाद जो सामने वाला घर है इस घर में गोली जा लगी तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो बदमाश हैं उनमें जावेद नाम का एक बदमाश है जिस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं पहले के, चोरी के और डकैती के और मर्डर के। इस तरह के तमाम जो केस हैं वो दर्ज हैं और वो अपनी पूरे गैंग के साथ यहाँ पर छुपा हुआ था।
घटना के बाद जो फुरकान सिद्दीकी है जिनका ये घर है वो भी यहाँ से भाग गए हैं। पुलिस किसी भी आदमी को पकड़ने में कामयाब यहाँ पर नहीं हो पाई। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं और कैसे घटना हुई थी ये जानकारी देंगे। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद जी, सुबह जो आज इंसिडेंट हुआ इसके बारे में क्या आपको जानकारी मिल पाई? मेरे को कुछ मेरे जब गोली लगी घर में, बच्चों को लेकर मैं सो रहा था, अंदर ही सो रहा था जी। जिस टाइम गोली लगी मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर ऊपर पहुँच गया। अच्छा। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, अपनी जान बचाई वो ऊपर पिला। अच्छा। भैया बाहर आपने दिख नहीं पाए? कुछ नहीं जी सर जी, रात को दिखाई दे, थोड़ी देर अंधेरा हो रहा था जब यार। तो गोलियों की आवाज़ तो उससे पहले आई थी? ये आवाज़ तो सुनी थी, इसके बाद हम भग गए थे ऊपर को। थोड़े हमने अपने बच्चे छोटे मैंने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बच्चा लगा था। कुल कितनी गोली चली होंगी, कुछ आवाज़ पता नहीं जी? गोली की मुझे पता। तो ये इनका घर यहीं पर है, सामने रहते हैं और इन्हीं के घर पर आप देखिए कि गोली का ये बुलेट का ये निशान है, जो कि मोहम्मद अख्तर को लगने के बाद जो गोली है वो क्रॉस कर गई और यहाँ पर बुलेट लगी। तो आप देखें कि ये यहाँ पर निशान बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर घटना कैसे हुई। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से फायरिंग हुई उसके बाद जो पुलिसकर्मी मोहम्मद अख्तर के साथ थे वो यहाँ से भाग गए और उसके बाद जो बदमाश थे वो इस घर में एक पीछे जीना लगा हुआ है, एक सीढ़ियाँ हैं पीछे, उन सीढ़ियों से चढ़कर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तो अभी इस पूरे मामले की जाँच चल रही है कि आखिर ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ और जो लोग जो बदमाश थे वो अभी फिलहाल भागकर कहाँ गए हैं उनके बारे में उनको तलाशने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। हालांकि ये बात चौंकाने वाली है कि आखिर कैसे 5 लोग इस मुठभेड़ के बाद इस घर के अंदर से भाग गए और एक जो सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हो गए। तो अभी इस पूरे इंसिडेंट की जांच चल रही है और पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके भी फुटेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं और तमाम पहलुओं पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दादरी से कैमरामैन संजय दास के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।